6 अफराद का कातिल है और जज साहब कह रहे हैं इसको कुर्सी पे बैठा दो। आईफोन उसे देते हैं, 35 मिनट बाद जज साहब आए हैं। वो लड़का मुख्तलिफ जगह पे फोन करता है। इतना तकब्बर है उनके अंदर, पैसे का नशा है कि उनके साथ कोई 11 वकीलों का पैनल था। आपने कोई सुलह तो नहीं करनी ना इनके साथ? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त रफ़ाकत अली के घर पर मौजूद हैं, जिनके घर के 6 अफराद ट्रैफिक हादसे में जाँ बाक हुए हैं। इसमें जो कम उम्र ड्राइवर है मुलजिम अफनान, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर रखा है। और इस वक्त रफ़ाकत अली से हम बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक केस पहुँचा है। रफ़ाकत साहब, ये बताइएगा कि अभी तक केस कहाँ तक पहुँचा आपका? जी, वो एक उन्होंने तफ्तीश चेंज कर दी है। मैं इमरान कशोर साहब के पास गया था अपनी दादरसी के लिए, फिर उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरी बात भी पूरी सुनी और मौके पे ही जो तफ्तीशी सा उमर उसको फ़ौरन उसी वक्त मेरे सामने मुअत्तल कर दिया। और जो उसका सीनियर था इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उसको भी जो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और अब डीएसपी साहब हैं नस्टर टाउन काना के, हाँ जी, उनके पास तफ्तीश है। और कल सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई है कि जी इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा। और मैं भी इंसाफ ही चाहता हूँ, और कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के मुताबिक जो भी उनको सज़ा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, या मेरी तस्कीन के लिए नहीं है, ये इस माशरे को सुधारने के लिए भी है कि ये जो पॉश एरियाज़ हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, बासर लोग, जो इनका माशरे के अंदर एक तफरीक बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। बताइए कि आप को क्या ऐसा लगा कि आपकी तफ्तीश सही तरह नहीं हो पा रही है, जो आपने ये कहा कि मेरे जो केस के जो तफ्तीशी हैं उनको चेंज किया जाए? असल में हुआ ये है कि जब उन्होंने उसे पेश किया अदालत में मुलज़म को, तो मुलज़म को अदालत में पेश करने से पहले जो ज़िमनी बनाते हैं वो मुद्दई को दिखाई जाती है। ऐसे ही बिल्कुल। जहाँ तक मुझे पता, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। तफ्तीशी जो है वो मुद्दई के साथ होता है, ना कि मुलज़म के साथ। मुलज़म को आप नहीं दिखाते, आप मुद्दई को दिखाते हैं। जी, हमने इस बेस पे इसका रिमांड ले रहे हैं कि जी ये वजूहात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये तफ्तीश करनी है कि ये नशे में तो नहीं था। मिसाल के तौर पर हमने इसका मेडिकल करवाना है कि यार इसकी एज कितनी है। मिसाल के तौर पर इसके साथ बंदे कितने थे, इसकी गाड़ी से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं निकली, कहीं इन्होंने नशा तो नहीं किया हुआ था। इन सब चीज़ों के लिए जी हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो ये जो है, ये रीज़न ऑफ रिमांड जो है वो लिखनी होती है, जिसे हम ज़िमनी भी कहते हैं। जब मैं कोर्ट में पहुंचता हूँ, हमें टाइम दिया जाता है 12 बजे का। वो अभी आ रहे हैं, शाम के 4:30 बज जाते हैं। वो कोर्ट में बंदे को पेश ही नहीं करते। जब 4:30 बजता है तो वो लोग लेके आते हैं, उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने जो ने कपड़ा डाला होता है, और वो कोर्ट में उसको पेश करते हैं। तो जज साहब जब आके बैठते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये मुलज़म कौन है। तो उन्हें बताया जाता है, वो तफ्तीशी कहता है सर ये वो जो 6 मर्डर केस है कार वाला, ये उसका मुलज़म है। तो मोहतरम जज साहब कहते हैं इसको कुर्सी पे बैठा दो। अच्छा जी, आज भी आप सीसीटीवी कैमरा निकाल लें कोर्ट का, आपको वो बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आएगा। और उसके जो लवाहकीन है, वो जज साहब ये बात कह के, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात वैसे उनसे मुंह से निकल गई है, लाशौरी तौर पर निकल गई है, या उसके पीछे क्या था। मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि जिसने मुझे शौक दिया, जिससे मुझे तकलीफ पहुंची। यानी कि आपके 6 अफराद घर के जाँ बाक हो गए हैं, और ये उस बच्चे की वजह से, उस लड़के की वजह से वादा मुलजिम किया। जी, ये 6 अफराद का कातिल है और जज साहब कह रहे हैं इसको कुर्सी पे बैठा दो। और मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, उसको यहाँ पर बैठा दो। और उसके लवाकीन जो है वो आईफोन उसे देते हैं, और वो जब तक जज साहब आ नहीं जाते, 35 मिनट बाद जज साहब आए हैं, वो लड़का मुख्तलिफ जगह पे फ़ोन करता है, बातें करता है, अपना सारा उनको बताता है, और दरमियान में कुछ वो स्माइल भी देता है।
पुलिस वाले उस वक्त मौजूद थे, तफ्तीशी और जो दीगर पुलिस वाले उधर मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इजाजत दे दी कि मोबाइल इस्तेमाल कर। हाँ जी बिल्कुल, वो उसने तफ्तीशी को पकड़ाया फोन और तफ्तीशी ने फरहान को पकड़ाया। आपने उन्हें कहा या आपके वकील ने किसी ने कि यार आपने इसको क्यों इस तरह इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमने कोई बात नहीं की, हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि वहाँ लग ये रहा था कि जैसे हम अकलियत में हैं और ये लोग जो है ना वो अक्सरियत में हैं। इट्स मीन कि उनके साथ को 11 वकीलों का पैनल था जो उन्होंने पेश किया पहले दिन। पूरा कमरा भरा था। वो आप आज भी वीडियो निकालें तो जज साहब ने कहा यार ये सब लोग किस केस में हैं, तो उन्होंने कहा ये इस केस में है। उनका तो ये जो मुलज़म पार्टी के साथ कितने, उनका सर ये सारे वकील मुलज़म पार्टी के साथ हैं और ये 2 वकील जो हैं ये मदई पार्टी के साथ हैं। ये है इंसाफ, ये है अदलिया हमारे मुल्क की। और फिर जब जज साहब वापस आते हैं तो वो उनका जो वकील है वो उनको बताता है कि जी मेरा जो मुलज़म है, मेरा जो वो ओ लेवल का स्टूडेंट है, इसको इन्होंने 302 जो है ना वो लगा दी है, इसका फ्यूचर ख़राब बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा इस 302 को उठाया जाए और 322 बहाल करके इसका जो बनता है वो उसको ऊपर बात की जाए। ये 302 इसके ऊपर बनती नहीं। उसके बाद जज साहब सवाल करते हैं उससे तफ्तीशी को कि आपने रिमांड मांगा है 10 दिन का, लेकिन आपने रिमांड ऑफ रीज़न नहीं बताई कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो तफ्तीशी मुस्कुराता है जज साहब की तरफ देख के, मुस्कुरा के कहता सर वो असल में जिन लोगों की डेथ हुई है गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी मेरे पास है और ये मुलज़म भी मेरे पास है। इसने कौन सा सर कोई पिस्टल से या किसी राइफल से इसने मर्डर किया है कि जिसके लिए मुझे इससे वो आला कत्ल बरामद करना था। दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तो लिहाजा आप देख लें इसको, मेरा ख्याल है जुडिशल करके इसको जेल भेज दें। अच्छा, हाँ जी। ये बात मैं सुनता हूँ और जज साहब कहते हैं चलो ठीक है आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद पता लगता है जी जज साहब ने उसको रिमांड नहीं दिया और जुडिशियल कर दिया। जुडिशल कर दिया। उस दिन ये बताएं कि हुआ जाता असल क्या चीज़ थी वहाँ पे, किस तरह एक्सीडेंट हुआ, इसने पहले आप लोगों को तंग किया था, क्या किया था? असल में मेरी बेटी की माइयों का फंक्शन था, बेटे वालों की तरफ। हम लोग यहाँ से वो बच्चे के कपड़े शपड़े लेके वहाँ गए, तो वो फैमिली भी बाहर खड़ी थी, हम लोग भी बाहर आ गए। बच्चियाँ ज़्यादा तैयार श्यार हुई थी। मुझे जो शक पड़ता ये पीछे बैठा हुआ कहीं देख रहा था कि ये लोग बाहर खड़े हैं, लड़कियाँ वगैरह बाहर खड़ी हैं, तो हमें देख रहा होगा गाड़ी में बैठे। मैकडॉनल्ड चौक से हमने राया हमने रिंग रोड लेना था, हम लोग उस तरफ जाना शुरू हुए हैं। तो इसकी गाड़ी पीछे से आती है और वो जिस तरफ मेरी बहू बैठी हुई थी ये वहाँ से आके तो वो तंग करता है, उनको होर्डिंग करता है और हाथ लाता है। ये अकेला था गाड़ी में? नहीं, इसके साथ 2-3 लोग थे। वो भी कर रहे थे, अकेला ही कर रहा था? हरकत इसने की है, हरकत इसने की है। वो बेटे मेरे ने जब देखा तो उसने गाड़ी जो ना वो इसको इशारा किया कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तो इसने उसको यूँ डांट पिलाई है मेरे बेटे को। बेटे मेरे को गुस्सा आया, उसने गाड़ी ला के इसके सामने खड़ी कर दी। अब आगे मेरे बेटे ने गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे हम लोग थे दरम्यान में, ये तो इसने गाड़ी को हिट किया है। ये बाहर निकला और ये बकवास करने लगा, गाली शुरू कर दी इसने। बेटा मेरा भी, मैंने उसको समझाया, मैंने इसे कहा कि तुम शर्म करो कुछ, ये तो तुम तंग कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने जब देखा कि यार ये गाड़ी वाले भी इसके साथ हैं तो थोड़ा सा वो ठटका। वो बंदा जो थोड़ी सी उम्र वाला था वो बाहर निकला है। उसे मैंने कहा यार आप तो समझदार लगते हो, आप एजेड आदमी, शर्म नहीं आती आपको कि ये क्या कर रहा है ये लड़का। वो गाड़ी के अंदर बैठ गया, वो नहीं बाहर निकला। मैंने इसे पकड़ के ना यूँ पकड़ के तो धक्का दे के गाड़ी डैम सीट पे बढ़ाया, जाओ दफ़ा यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो और काम खराब होगा, जाओ शाबाश। मैंने समझा बुझा के उसको, मैंने बच्चे को, मैं गाड़ी पीछे करो, इसको दफ़ा करो, जाने दो यार, बात खत्म हो गई। हम लोग जो है ना ये वहाँ से निकल गए हैं, मुझे नहीं पता राइट गए हैं लेफ्ट गए हैं किधर गए हैं, ये बड़ी स्पीड से निकले। इसने जाते हुए गाड़ी बराबर करके मेरे बेटे के, फिर इसने कहा है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा गाड़ी कैसे हिट करते हैं और तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो। वो बेटा मेरा, मैं यार दफ़ा कर लाना तो भाई यार, तो दफ़ा कर जान देना। हम लोग वहाँ से निकले हैं। जब हम वो तकरीबन कोई मेरा 1.5 किलोमीटर का मसला होगा या 2 किलोमीटर शायद बन जाता है। वहाँ से घूम के हम जब मैकडॉनल्ड चौक में आए हैं
स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो करते हैं, बेटा जो है ना वो स्लो करके वो चौक में चले जाता है और हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ जाते हैं। ये लेफ्ट वो मैकडोनल्ड की तरफ से निकलता है कोई 160-70 की स्पीड से और ये गाड़ी को हिट करता है और तकरीबन 100 फुट पे चले जाता है। ये मैं 100 फुट अब इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया कि वो जो रोड है वो 40 फुटा रोड है और डबल रोड है और उसके दरमियान में 10 फुट की ग्रीन बेल्ट भी है, तो वो तकरीबन 100 फुट ही बन जाता है। इसलिए कोई मीडिया वाले छोटी छोटी बात पे नोक टोकी कर देना जी वो पहले 30 फुट था अब 100 फुट हो गया। तो मुझे जब बच्चे बता रहे हैं कि बाबा वो जो सड़क है वो 40 फुटा रोड है और डबल रोड है और ग्रीन बेल्ट भी है, तो ये उसको हिट करता है और ये हमारे वाली गाड़ी सामने ग्रीन बेल्ट के फुटपाथ से जगह टकराती है। वो फुटपाथ अभी भी टूटा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसने कितनी स्पीड से गाड़ी को हिट किया है। तो लिहाजा ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी। ये टारगेट करके गाड़ी को मारा गया, कत्ल किया गया। ये बदतमीजी की उमर ने, तफ्तीशी ने, जब मैंने इसे कहा जुडिशल ऑर्डर जो है जज के वो उसकी कॉपी तूने मुझे व्हाट्सएप करनी थी, तो इसने कहा कि यार वो मेरे पास नहीं है, सब थाने आ जाए। मैंने कहा यार मैं थाने क्यों आऊँ, एक तो तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, अब मैं अननोन बंदे के नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ तो फिर तुमने मेरी कॉल उठाई है। अब फिर तुम मुझे, हालांकि तुम्हारे मोबाइल के अंदर उसकी कॉपी मौजूद है, लेकिन तुम मुझे करना नहीं चाह रहे हो। तुम ये चाह रहे हो सुबह मैं थाने आऊँ और तुम सारा दिन मुझे वहाँ जलील करो और मेरा टाइम ज़ाया कर दो। तो मुझे कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, क्या मैं तुम्हारी ड्यूटी करता फिरूँ। फिर आपने जा किया किसी अफसर को कहा, आला अफसर फिर को? मैं यहाँ आया हूँ और मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मेरे ये बस की बात है नहीं इस केस की परसू करना। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये मुझे कोई नुकसान पहुँचाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है किसी ने मुझे कोई धमकी दी है, कोई बात अब आज तक मुझे गलत बयानी करने की जरूरत कोई नहीं, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि नहीं रफ़ाकत ये तेरे बस की बात है नहीं। ये बहुत बाअसर और बहुत ताकतवर लोग हैं, ये आगे जाकर कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएं। तुम इस केस से विड्रा कर लो, इसको अल्लाह की अदालत में दे दो कि मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ और मैं इस केस की कोई परसू नहीं करता। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब के पास, फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनको बताता हूँ। उन्होंने मेरे सामने फिर उमर को फ़ोन किया कि यार वो क्या बना वो 6 मर्डर केस वाला, सर वो जुडिशल हो गया तो वो चला गया। तो उसने कहा फिर वो 302 का केस था तो जुडिशल कैसे हो गया, वो सर जज साहब ने कर देता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम जो करतूत की है, फाकिर साहब ने आपसे मांगी थी कॉपी, मुझे व्हाट्सअप कर दें, और आप लोगों ने कहा कि जी मैं आपके बाप का नौकर हूँ रात के 12 बजे तक। नहीं सर वो उस वक्त रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा था जी कि आप थाने आ जाएँ। फिर उन्होंने डांट बुलाई कि तुम्हें पता है कि तुम मुलाजिम मदई के हो। किसी शख्स ने मेरे साथ डे 1 से लेके आज तक मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा कि जी हम आपके दुख में शरीक। ये कौन लोग हैं, ये फ़िरौन है, ये इंसान नहीं है। ये आपने कोई सुलह तो नहीं करनी ना इनके साथ? भाई वो सुलह तो तब की बात है जब कोई सुलह की बात करे, तो एक मिसाल है। वो तो करना ही नहीं चाह रहे, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो तो जैसे हमारी उनकी दुश्मनी हो। इतना तकब्बर है उनके अंदर, इतना जो है ना वो गरूर है, उनके पैसे का नशा है कि उनको तो इस बात की परवाह ही नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक प्रज्यूम किया हुआ है कि यार एक बंदे के कत्ल की इतनी कीमत है वो हम अदा कर देंगे। यानी उनकी नज़र में ये 6 लोग मरे हैं, कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। इन 6 मर्डर की कोई अहमियत नहीं।